नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। हमारे इस खास पॉडकास्ट में आज एक खास शख्सियत को हम लेकर आए हैं। पेशे से वे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। जब आप सोचते हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो आपके दिमाग में एक ऐसे डॉक्टर की छवि आती है जो हड्डियों से जुड़ी चीज़ों के इलाज करते हैं। आधुनिकता की हम बात करते हैं, सब चीज़ों की हम बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो मॉडर्न और ट्रेडिशनल यानी कि आधुनिक और परंपरागत जो मेडिसिन होती है उसके विशेषज्ञ हैं। मध्य प्रदेश का जाना माना नाम है और ख़ास तौर पर मेडिसिन की अगर हम बात करें या मेडिटेशन की हम बात करते हैं कि युवाओं का जो दिशा जा रही है इस वक्त, किस तरफ जा रही है, उसको लेकर बहुत चर्चित है युवाओं के बीच। और कई युवा उनसे मेडिटेशन को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर मार्गदर्शन लेने के लिए भी आते हैं। और मौजूदा दौर जो चल रहा है उस दौर में डॉक्टर राजेश शर्मा युवाओं को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी हमने बात की है कि आप मॉडर्न मेडिसिन आपने पढ़ी है, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी रहे हैं और साथ में एक परंपरागत जो मेडिसिन है उसकी हम बात करते हैं, तो अचानक से ये कॉम्बिनेशन कैसे बना? मैं एक बात मैं यहाँ साझा करना चाहूँगा कि स्कूल में मेरा जो विषय था वो मैथमेटिक्स था। मेडिकल में आने के लिए बायोलॉजी चाहिए, लेकिन जैसा घर का वातावरण था तो हमारे समय पे 11वीं होती थी, 12वीं नहीं होती थी। मेरा 78 का हायर सेकेंडरी है भिलाई का, तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो मैथमेटिक्स था। तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होने के कारण में एक हमेशा एक चीज़ों को एक लॉजिक के साथ देखना, फिर बाद में मेडिकल में आ गए और मेडिकल में भी फिर एक ऐसा विषय चुना जो ऑर्थोपेडिक्स है। टोटल एक मैकेनिकल चीज़ें हैं, मतलब एक लोहार और बढ़ई को यदि मिक्स कर दें तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बन जाता है। तो मशीन है, शरीर मशीन है बेसिकली। तो डेंटिंग पेंटिंग करके जो है हम लोग चीज़ें देखते हैं। लेकिन मेरे को जो लगता है कि चूँकि घर का एक वातावरण थोड़ा सा एक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ था, माँ जो है वो हमेशा मुझे गीता के बारे में या हमारे जो वैदिक नॉलेज है उसके बारे में बताते बताते, तो मुझे जब ये एक समय आता है जब हम जब मेडिकल अपनी कोई भी एजुकेशन ग्रेजुएशन के बाद में जब एक युवा जो है अपने कुरुक्षेत्र में उतरता है, तो थोड़ा सा पढ़ने लिखने का एक जो इंटरेस्ट था, तो उसमें जो कुंडलिनी को लेके जब बात हुई तो एक संत हैं उनको मैंने ऑपरेट किया था। तो उनके टीबिया के 17 टुकड़े थे। टीबिया मतलब जो लेग बोन होती है उसके, लेकिन उनकी हीलिंग जो थी बड़ी चमत्कारों से भरी हुई थी, क्योंकि ये घटना स्वयं मेरे साथ घटी। तो टीबिया बोन के 17 टुकड़े 1997 की बात है, और उनके 40 दिन में जो हीलिंग हुई, तो ये मेडिकल साइंस उसको प्रूव नहीं कर सकती कि ये 40 दिन में, मतलब लगभग जो 4 से 6 हफ्ते, कम से कम 4 महीने से 6 महीने का समय लगता है, 12 से 20 हफ्ते का, वो 40 डेज़ में कैसे। तो वहाँ से मेरा जो एक इसमें जो रुचि जगी कि ऐसे कैसे ठीक होता है। उनके दादा गुरु ने बताया कि ये तो हमारे जो चरक संहिता सुश्रुत संहिता में अस्थि संधारक लेप का उन्होंने बताया वर्णन कि कैसे जंगलों में जड़ी बूटी मिलती है हमारी। वहाँ से जो अध्ययन मेरा शुरू हुआ, उसके बाद जब ये बात हुई तो हम अपनी जो हमारी एक इनर फोर्स है, मनुष्य होने के नाते मैं सृष्टि में मनुष्य जो है ये सृष्टि की सबसे सर्वोत्तम कृति है ईश्वर की बनाई हुई। हम क्यों भिन्न हैं बाकी सब प्राणियों से, ठीक है। धीरे धीरे कैसे हम जंगल छोड़ के हमने अपनी सभ्यता विराज की। तो मेडिकल साइंस ने भी जब हमारे ह्यूमन ब्रेन की जब एनालिसिस किया, तो उन्होंने भी पाया कि ह्यूमन ब्रेन जो है बाकी जितने भी प्राणी हैं, यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर, जितने 84 लाख यूनि हम कहते हैं, तो उसमें जो ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक बड़ा डिफरेंट ब्रेन है। और जो ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी है, धीरे धीरे साइंस ने देखा कि कॉर्टिकल जो एरिया है, कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इसमें भी जो इसका नियो कॉर्टेक्स, मतलब केवल और केवल प्राणियों में ह्यूमन ब्रेन ही ऐसा है जो फ्यूचर के बारे में सोच सकता है। उसको मेटाकॉग्निशन भी बोलते हैं। वो जो सोच रहा है उसका स्वयं संज्ञान ले सकता है, और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी,
ये ऐसी चीज़ें हैं जिसने मनुष्य को जो है बाकी सब प्राणियों से भिन्न करके आज चांद क्या, मंगल क्या, समुद्र के नीचे क्या, आसमान क्या, तो ये जो एक रुचि जगी कि मनुष्य के ब्रेन है क्या, वहाँ से जो चीज़ें शुरू हुई तो धीरे धीरे पता चला मुझे कि हमारे भारत में, इस पूरे ग्लोब में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे 10,000 वर्ष पूर्व वेद रचे गए। आज जो है भारतीय होने के कारण मैं बहुत ही एक प्राउड फील करता हूँ कि कितने जन्मों के सत्कर्मों का परिणाम होगा कि भारत में जन्म हुआ हमारा। ये वो ऋषियों की भूमि है। आप एक कल्पना करके देखें, मैं जो युवा जो हमारे साथ अभी जुड़े होंगे, कल्पना करके देखिए आज की जो डेट है, इंटरनेट की जो उम्र है आज की डेट में, चाहे गूगल हो, चाहे मतलब इंटरनेट की बातें हम देखें, विकिपीडिया देखें, आप कल्पना तो करें हार्डली 100 साल पहले तो मतलब बिजली नहीं थी। उसके पहले जो है साइंस जो है 250-300 साल पुरानी हमारी मेडिकल साइंस है। 10,000 वर्ष पहले कैसा समाज रहा होगा, ना लाइट, ना प्रिंटिंग, ना गूगल, ना इंटरनेट, ना मोबाइल, किस तरह से और वेद रचे गए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वेद जो है सारा का सारा विज्ञान, चाहे वो खगोल शास्त्र हो, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, चाहे वो गणित हो, एल्जेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, एनीथिंग, आज जो भी साइंस है, जो भी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे वेदों से ही उपजी है। चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस चीज़ को लिया हो, तो यहाँ पे ये जो रुचि जब जगती है कि विज्ञान और अध्यात्म को अगर हम जोड़ के देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम एजुकेशन के साथ जो है एक तार्किक बुद्धि जो जन्म लेती है कि हमें जब तक सबूत नहीं मिलते हैं सुधीर जी, हम विश्वास नहीं करते, है ना, हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो इस चीज़ में जैसे जैसे अध्ययन होता गया तो रुचि जगती गई। और मुझे जब ये पता चला, ये बात मैंने जब एक कन्विक्शन के साथ देखी मैंने कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी मनः स्थिति क्या है, हम अपने शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो मुहावरे जाते हैं, जहाँ चाह वहाँ रहा, वे देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो जब देखा कि जब कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ रहा, तो हम चाहते क्यों नहीं हैं। आपने अभी एग्जाम्पल भी दिया और चमत्कार की बात भी की। तो एक चीज़ और पता चली आपके बारे में कि आप रिवर्सल ऑफ मॉडर्न डिसीजेस पर काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिर ये क्या चीज़ है और कैसे किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बदल सकती है। इसको थोड़ा सा ऐसा समझना पड़ेगा सुधीर जी, अगर हम आज के इस मॉडर्न, इस आधुनिक जीवन शैली को अगर देखते हैं, तो मेरे ही जीवन में मैंने देखा है कि अगर 30-35 साल पहले, 40 साल पहले का अगर प्रिवलेंस ऑफ डिजीज़ के बारे में बात करें, कैसी रोग हुआ करते थे, तो उस वक्त जो है इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज़, संक्रमणशील रोगों की अधिकता ज़्यादा थी। हमने सुना था, चाहे वो आंत्रशोथ हो, चाहे तपेदिक हो, चेचक हो, छोटी माता, बड़ी माता, टीबी, मलेरिया, निमोनिया, ऐसी चीज़ें जो है ज़्यादा हुआ करती थी। और समय के साथ जो है जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने भी तरक्की करी, आदमी भी जो है थोड़ा अवेयर हुआ इन सब चीज़ों के लिए, वैक्सीनेशन हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गए, सफाई ज़्यादा आ गई, सैनिटेशन, तो धीरे धीरे ये बीमारियां तो कम हुई। लेकिन इस जीवन की आपाधापी में, इस भौतिकवाद की दौड़ में हमने अपने जीवन जीने की परिभाषा बदल ली, शायद हमने जीवन के लक्ष्य बदल लिए, शायद हमने जीवन की डेफिनेशन को ही बदल दिया कि सफलता का मतलब ज़्यादा पैसा, सफलता का मतलब अच्छी गाड़ी, सफलता का मतलब अच्छा बड़ा घर, सफलता का मतलब अच्छी नौकरी। ठीक है, हमने जो है अपने जीवन की सफलता को, एक गुड लाइफ को हमने डेफिनेशन अलग कर दी। लेकिन इस दौड़ में हम ये भूल गए कि ये तो केवल इंद्रियजनित सुख है ना। और अगर हम एक नहीं तो क्या इसके लिए प्रयास करने चाहिए व्यक्ति को? सपना तो होता ही है कि अच्छा घर हो, गाड़ी हो, बच्चे अच्छा पढ़े, सब है। मैं मना नहीं करता, मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि आदमी को अति महत्वाकांक्षी होना चाहिए। मैं ये बात कहता नहीं कि पैसे नहीं कमाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ में जो है एक अंधी दौड़ जो होती है, अंधी दौड़ का मतलब होता है कि देखिए, मानव केवल एक शरीर से नहीं बना हुआ। हम अगर बात करते हैं तो हम बॉडी, माइंड एंड सोल की बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि बॉडी मतलब फिजिकल बॉडी, मन है मतलब बीच की साइकोलॉजी, और सोल का मतलब होता है कि आत्मा है भीतर आपके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे पीछे ले जाना चाहूँगा कि इस सृष्टि के निर्माण की बात करते हैं तो नासा भी कहती है सुधीर जी कि हमारी जो पृथ्वी और सूर्य है ये 4.5 बिलियन वर्ष पुराने हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न है कि 4.5 बिलियन वर्ष पहले क्या था? बिल्कुल,
है ना। अगर आज मेरी उम्र 62 साल है तो 62 साल पहले मैं कहाँ था, है ना। तो 62 साल पहले इस जगत में आने से पहले मैं कह सकता हूँ कि मैं माँ के गर्भ में था, बट माँ के गर्भ में आने से पहले मैं कहाँ था। तो मैं शून्य से तो आया नहीं, शून्य से किसी चीज़ का निर्माण नहीं होता। तो यहाँ पे ये सवाल है सबके लिए कि आप जब इस जगत में आए हो साक्षात रूप में, ठीक है, इसके पहले कहाँ थे आप? कहीं तो थे। हम पुनर्जन्म की बात करते हैं, हम आत्मा की बात करते हैं, इस जन्म से इस जन्म में आत्मा अनंत है, आत्मा अजर है, अमर है। तो यहाँ पे आके मुझे आइंस्टीन का जो फार्मूला है E=mc², ये सोचता है कि देखिए यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ऊर्जा सूक्ष्म और स्थूल, अदृश्य और दृश्य, ये जब फंडा समझ में आ जाता है, ये जब विचार और कर्म, एक थॉट आया मेरे दिमाग में और मुझे यहाँ पे न्यूज़ 18 में आना था, ये एक थॉट था, उसके बाद मैं आ गया, ये घट गया, ये परिणाम घट गया। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको कि इसको, इस फार्मूले को लेकर अगर हम चलते हैं तो जहाँ चाह वहाँ राह की बात चलती है। वहीं से बात शुरू हुई रिवर्सल ऑफ डिजीज़ की, कि अल्टीमेटली जो है आज की इस मेडिकल साइंस के जो एक नया वर्टिकल जो पैदा हो रहा है वो हो रहा है एक वेलनेस का, और वेलनेस के बाद भी जो है रिवर्सल का, कि इस आधुनिक जीवन शैली से जो उपजी हुई बीमारियाँ हैं, मैं अगर नाम लूँगा मैं तो चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे टाइप 2 डायबिटीज़ हो, चाहे कैंसर हो, चाहे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, चाहे ओबिसिटी हो, चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो, पार्किंसन, एल्जीमर्स, माइग्रेन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसे अस्थमा, ऐसी अनेकों चीज़ें हैं, अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया जनित नहीं है, जो रोगाणु या कीटाणुओं से नहीं होती हैं। वो केवल और केवल आपकी आधुनिक जीवन शैली, और आधुनिक जीवन शैली को भी देखते हैं तो क्या है, आपकी मानसिकता, आपकी मानसिकता एक न कुछ न कुछ तनावग्रस्त जीवन, आपका तनाव, एक स्ट्रेस हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में कुछ न कुछ चलता रहता है। हम जीवन जीना भूल गए हैं, हम वर्तमान में जीते नहीं, या तो हम गुजरे हुए ज़माने को देखते हैं या हम आने वाले कल की चिंता करते हैं। बस ये जो स्ट्रेस है, ये आपकी ये ऊर्जा जो है, ये नेगेटिव ऊर्जा होके आपके शरीर को खाती है, और धीरे धीरे जो आधुनिक जीवन शैली के जो रोग हैं यही रोग होते हैं। ब्लड प्रेशर केवल और केवल तनाव के कारण, डायबिटीज़ तनाव के कारण। आधुनिक जीवन शैली से उपजी हुई बीमारियों का उपचार हम पिल्स से करते हैं, हम गोलियों से करते हैं जी। अब धीरे धीरे मेडिकल साइंस जो है यू टर्न लेके इस तरफ आ रही है। मैं एलोपैथी जैसी साइंस बहुत अच्छी साइंस है जी, लेकिन हर बीमारी का एलोपैथी से इलाज किया जाए, यहाँ पे आके मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। मैं जैसे आप कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की आपने बात की, मधुमेह की आपने बात की है, तो क्या बिना दवाई खाए आदमी फिर से वैसा हो जाएगा? 100% कैसे होगा? जी 100% सही है कि अगर हम आज बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, क्योंकि बहुत सामान्य बात है, आज के जो तनावपूर्ण जीवन हो चुका, लाइफ स्टाइल लोगों की चेंज है, तो बीपी और शुगर तो मान के चले कि बहुत सामान्य हो चुका, और भारत तो राजधानी बन चुका है इन बीमारियों की। एक और है थायराइड जी। हमारे देखते देखते लगभग 40 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते करते। 40 सालों में यह हुआ कि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है हमको कभी महीने 2 महीने एक बार जिसको बीपी ना हो, डायबिटीज़ ना हो, थायराइड ना हो। नहीं तो आदमी बड़े गर्व के साथ बताता है कि अब बीपी है आपको। हाँ बीपी है, डायबिटीज़ भी है, थायराइड भी है मैं फिर भी चल रहा हूँ इसमें कुछ होने की बात नहीं है जी। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली ये आपकी आधुनिक जीवन शैली के कारण आती है। बीपी है, बीपी हाइपरटेंशन जो है धीरे धीरे हमारे तनाव या एक मेंटल क्लटर से धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होता है। मैं यहाँ पे 2 शब्दों का बहुत बार उपयोग करूँगा सुधीर जी, एक इन्फ्लामेशन और एक एंटी इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में एक क्रिया है, हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब शरीर अगर किसी भी चैलेंज को आत्मसात करता है, किसी भी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति को आत्मसात करता है, तो भीतर एक क्रिया चलती है जिसे उस प्रतिकूलता को, उस चैलेंज को हम नष्ट करते हैं। दैट इज़ नोन एज इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन अगर एक्यूट है तो लाभदायक होता है, दैट इज़ अ लाइफ सेविंग। लेकिन वही इन्फ्लामेशन जब क्रॉनिक बन जाता है तो वो हमारे ही शरीर को दूषित करता है, हमको रोगग्रस्त बनाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने बताया, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं, दे ऑल आर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, चाहे वो बीपी हो, हाइपरटेंशन हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, सारे के सारे क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आते हैं।
और इन सब चीज़ों को जो है अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी करें, ये ध्यान से सुनने लग बात है, अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी करें, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी इसको रिवर्सल मोड पे लेके जाती है। और ये 100% सही है कि चाहे वो हाइपरटेंशन हो, आपको रिवर्सल की कुछ क्रियाएं हैं, वेलनेस की कुछ क्रियाएं हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे चूँकि मैं एक न्यूज़ चैनल में बैठा हूँ, तो मैं एक न्यूज़ शब्द जो है आप सबको देना चाहता हूँ कि एन से हम क्या समझते हैं, न्यूट्रिशन अर्थात डाइट, अर्थात आहार, संतुलित आहार। ई से एक्सरसाइज, है ना, डब्ल्यू से वरीज नहीं करना, और एस स्लीप। आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है हमारे दर्शकों के लिए कि जब भी कभी आप न्यूज़ देखने के लिए जाए और न्यूज़ का ध्यान आए तो कम से कम अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी ज़रूर आप रख सकते हैं। तो जो रिवर्सल के लिए हम बात करते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है कि हमारे जो सनातन ज्ञान में, सनातन स्वास्थ्य चिंतन में जो पंचकोशीय जो हेल्थ की जो डिस्क्रिप्शन दी है, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश की बात करते हैं तो फिजिकल चीज़ें हैं, तो फिजिकल जो हमारे शरीर है इसको आहार चाहिए, सिंपल आहार चाहिए। तो संतुलित आहार पे देखें ना जाके, आज जो है कीटो डाइट है, कार्ब फ्री डाइट है, ठीक है, फैट फ्री डाइट है, ठीक है। हम कितने नौटंकियाँ करते हैं। अरे मैं तो अपने दादाजी की बात करता हूँ, चलो पिताजी की बात करता हूँ। उस ज़माने में काहे की कोई कीटो डाइट, काहे की डाइट, बढ़िया खाना पीना चलता था, खूब मेहनत, दबा के मेहनत करना और दबा के खाना, दबा के सोना, कितनी सरल ज़िंदगी थी। लेकिन मैंने ध्यान से अगर देखें तो वो सृष्टि के, प्रकृति के नियमों का पालन करते थे, उनका सिंक था। इसी को आज मेडिकल साइंस सर्केडियन रिदम बोलती है ना। पुराने किसान थे, 4 बजे उठना ही उठना है, लाइट होती नहीं थी घर पे, ठीक है। शाम को आ गए, सांझ के समय पे खाना उसका सूर्यास्त के आसपास होता ही था, 8-9 बजे सो जाते होंगे, 3-3:30 बजे उठते थे। तो आज जो है अगर हम बात करते हैं रिवर्सल की, तो रिवर्सल में यही तो होता है। हमारे जितने आयुर्वेदा के जितने भी है, देखिए आयुर्वेद का मतलब ही है आयुर्वेद, आयुर मतलब लाइफ, वेद मतलब नॉलेज। तो आयुर्वेद है नॉलेज ऑफ लाइफ, और हमारी एलोपैथी है नॉलेज ऑफ डिजीज। आप बीमार हो जाओ तो हमारे पास आओ। आयुर्वेद कहता है कि बीमार क्यों होना, भाई स्वस्थ बने रहो ना आप। तो यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि हम जिस देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, यहाँ के इस हमारे डीएनए में है, ये हमारे खजाने हैं। युवा वर्ग को खास करके इस पे ध्यान देना चाहिए। रिवर्सल की बात तो तब आती है यदि आपको बीपी हो क्यों। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उसे इंटरमिटेंट मेडिसिन कहते हैं। एक शब्द है सुधीर जी, इसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है, जैसे कोविड हुआ था, कोरोना हुआ था, कि जब वो वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है उसके बाद लक्षण कब आते हैं, जैसे 10वें 12वें दिन बुखार आया, तो उस कारण का शरीर में प्रवेश करना और लक्षण आना, इसके बीच के जो पीरियड है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इस आधुनिक जीवन शैली से उपजे जो रोग हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, एल्जीमर्स, पार्किंसन, इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है डिकेड्स में है। डिकेड्स का मतलब ये है कि यदि 50-55 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा है तो उसका कारण वो जब 20-22 साल, 25 साल में था तो उसके शरीर में आ चुका था। अर्थात वो किस तरह से जी रहा है, सुबह उठ कब रहा है। आज के युवा वर्ग को देखते हैं, रात में जो है, मेरा यही प्रश्न था आपसे जब आपने ये बात बताई कि अभी हम देख रहे हैं कि युवाओं में साइलेंट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, 14-15 साल के लोगों में भी साइलेंट अटैक आ जाता है, तो क्या वजह आप समझते हैं इसकी? देखिए, ये जो जितने भी जो मैंने बताया आपको कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, इसका मूलतः कारण तो गलत लाइफस्टाइल के कारण ही है, ठीक है। साइंस जो है पोस्ट कोविड इरा को भी बहुत ध्यान से देखती है कि कोरोना वायरस ने और हमारे जो ब्लड की जो कोगुलेशन है, ठीक है, इस पर भी कहने की प्रभावित किया है, रिसर्च चल रही है। लेकिन हाँ, पिछले कुछ समय से जो है हार्ट अटैक जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि आदमी खेलते खेलते जिम में है, ठीक है, चाहे स्क्वैश खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, खेलते खेलते, डांस करते हुए, चलते हुए, खाना खाते हुए, सभी तरह के लोग शिकार हो रहे हैं इसके। तो ये इतना घातक है। और यहाँ पे ये एक फैक्ट मैं कहूँगा सबको कि हार्ट अटैक का 50% केसेस में, सुधीर जी, हार्ट अटैक का पहला लक्षण सडन डेथ है।
सोचिए, बहुत चिंताजनक है ये। चिंताजनक है ये। जी। ठीक है, आपको नहीं पता कि आपका हार्ट डिजीज है। कुछ ऐसे कारण है कि कहीं पे ब्लड क्लॉट हुआ, कहीं पे कुछ अचानक थक्का जमा, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हार्ट ऑलरेडी जो है आपका तेज़ी से धड़क रहा है, ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से है, कहीं जो है कोई थक्का जम के निकला, जाके आपकी कोरोनरीज में फंस गया, हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फ्लामेशन है बॉडी के भीतर। मैं फिर से यही बोलूँगा, और इन्फ्लामेशन खाने में हो सकती है। क्या इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी है? गलत खाना, फास्ट फूड खाना, गलत तरीके से खाना, गलत समय पे खाना, ये इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी है। एक्सरसाइज नहीं करना, ये इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। यहाँ पे मैं एक और फैक्ट बताना चाहूँगा सुधीर जी आपको। ये ऑलरेडी कई रिसर्च के बाद में ये जो फैक्ट सामने आया कि एक व्यक्ति जो कंप्यूटर पे 4 घंटे लगातार बैठ के काम करता है और उसी का साथी हर घंटे में 2 मिनट के लिए उठता है। आपको पता है, जो आदमी 4 घंटे 5 घंटे लगातार कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करता है, वो 87% ज़्यादा प्रोन है हार्ट अटैक के लिए आगे जाके। छोटी सी बात है लेकिन खतरनाक बात है। आजकल के बच्चे जो है वर्क फ्रॉम होम, एक नई कहानी शुरू हुई है। ठीक है, गोद में लैपटॉप लिया और घंटों बैठे हुए हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड इज़ फ्लैट, आज जो है मल्टीनेशनल कंपनी में बच्चा यहाँ काम कर रहा है, उसका बॉस बाहर है और उसको रात में 2 बजे रिपोर्टिंग करनी है, तो उसका तो सर्केडियन रिदम ही खत्म हो गया। उसकी लाइफस्टाइल कैसी है? ठीक है, सूर्य अस्त हुआ, उसके 4 घंटे में सो जाना चाहिए, लगभग 3 से 4 घंटे में। आज तो डेट बदल जाती है। ठीक है, आज 19 तारीख है, हम 20 तारीख को सोते हैं। तो लाइफस्टाइल कैसे हमने कर रखी है? ठीक है, ये शरीर जो है एक मशीन जैसे है। अगर हम बात करते हैं, आप अपनी कार, आपके पास कार है, सर्विसिंग कराते हैं रिलीजियसली, 5000 किलोमीटर में गाड़ी चली जाती है वर्कशॉप, 2 दिन रहेगी, पूरा हवा पानी सब चीज़ें। हम अपने शरीर का क्या हाल करते हैं? बहुत बड़ा दुरुपयोग करते हैं। बिल्कुल भी सावधानी नहीं, अनलेस अनटिल हम बीमार नहीं हो जाते। क्या नहीं पता हमको कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, युवाओं में सिगरेट पीने की, शराब पीने से लीवर खराब होता है, तंबाकू खाना, गुटखा खाना। ठीक है, और ख़ास करके मोबाइल के कारण कितने रोग हो रहे हैं, कितने ज़्यादा लोगों की मनस्थिति। आपको एक और बात बताऊं, आजकल के जो कपल है, जो दोनों, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ मैं, जो कपल वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, एक बच्चा हुआ, 2 बच्चे नहीं करते हैं, एक बच्चा हुआ, बच्चा थोड़ा सा रोया, उनको रोना पसंद नहीं है, उसको मोबाइल दे दिया। ये साइंस सिद्ध हो चुकी है कि अगर छोटे बच्चों को शुरू से आप जो है, अगर आप कोई भी स्क्रीन का सहारा लेते हैं उसको चुप कराने के लिए, उसमें मानसिक विकृतियाँ आ जाती हैं, ऑटिज़म होता है बच्चे की। जो नॉर्मल जो उसके माइलस्टोन्स हैं वो प्रभावित होते हैं, ये बाद में पता चलता है। तो आधुनिक जीवन शैली से उपजे बहुत आम बात है आज के तारीख में कि बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है या बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल देते हैं। ज़्यादातर माता पिता यही करते हैं। और युवा जो जनरेशन है उसका ज़्यादा समय स्क्रीन पे है, या मोबाइल पे है, या लैपटॉप पे है, या कंप्यूटर पे है, या कोई नेटफ्लिक्स देखना है, मतलब कोई भी ऐसी एक चीज़ देखना है। ठीक है, मुझे केवल ये लगता है कि युवा वर्ग जो है वो शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट के लिए जाता है। ठीक है, इस वक्त क्या मज़े करना है, सब इंस्टेंट चाहिए उसको, तो सब इंस्टेंट चाहिए जी। उसे नहीं पता है कि ये जो आज जो कर रहा है, आज से 10 साल के बाद में, आज से 20 साल के बाद में वो घातक होने वाला है। और मैं तो ये मानता हूँ कि असली जीवन शुरू ही 40 साल के बाद होता है। भाई तब तक तो स्ट्रगल ही चलता रहता है, 50 साल तक तो हम स्ट्रगल ही करते रहते हैं अपने। 40-50 ईयर्स में, चौथे 5वें डिकेड में जाके आपकी एक सोशल वेल्थ, आपकी पर्सनल वेल्थ, आपके एसेट्स बनते हैं जब आप जीवन को एंजॉय करना चालू करते हो। उस वक्त आपको हाइपरटेंशन हो जाए, आप नमक नहीं खा सकते, आपको एसिडिटी हो गई, आप मिर्च नहीं खा सकते। ठीक है, आपको शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई, आप शक्कर, तो आप करोगे क्या? जो आपने मेहनत करके पैसा कमाया वो डॉक्टरों पे, दवाइयों पे खर्च करना शुरू कर दिया, आपने ज़िंदगी जी कहाँ फिर? जैसे आपने गैजेट्स की अभी बात बताई है तो याद आया कि भाई ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते गैजेट्स या मोबाइल जो देखते हैं स्पाइनल पर असर डालते हैं। मरीज आते होंगे आपके पास कई तरह के कि जिनको मोबाइल की वजह से ही प्रॉब्लम पैदा हो गई। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, एक बच्ची आई थी हमारे पास में, एक ट्रिगर थंब बोलते हैं उसको। ठीक है, तो लिखने में थंब का प्रयोग बहुत करते हैं बच्चे। ठीक है, तो वीयर एंड टीयर तो होता ही है, तो ट्रिगर फिंगर
हो जाती है ट्रिगर थंब, मतलब आपका जो है अंगूठा जो है ऐसा रह जाता है और उसको बहुत झटके से वो खुलता है, फिर लॉक लग जाता है। तो और फिर हम यदि इसके सामने बैठते हैं, लैपटॉप के सामने बैठते हैं, तो बहुत देर तक जो है जब आप बहुत ही एक अटेंशन के साथ में अटेंटिव होकर कोई काम करते हैं तो बड़ा स्ट्रेन आता है नेक पे, बैक मसल पे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, लो बैक एक होती है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। गैजेट्स के कारण में जो है आपकी बीमारियां तो होती हैं। हम लोग उत्तम स्वास्थ्य की जैसे बात करते हैं कि आपके पास मॉडर्न मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपके पास है, ज़बरदस्त अनुभव आपके पास है। उत्तम स्वास्थ्य को आप कैसे देखते हैं, मॉडर्न मेडिसिन की नज़र से और हमारे सनातन जो धर्म है उसकी नज़र से आप कैसे देखते हैं? सुधीर जी, सनातन स्वास्थ्य चिंतन में मैं उत्तम स्वास्थ्य को ऐसे देखता हूँ। मैं एक मंत्र है जिसकी मैं दूसरी लाइन पहले बोलूँगा, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः जी, स्वस्थ इति अभिधीयते, कि मन प्रसन्न हो, इंद्रियां प्रसन्न हो, आत्मा प्रसन्न हो, मतलब बॉडी माइंड एंड सोल हैप्पी होनी चाहिए, इसे उत्तम स्वास्थ्य कहते हैं। लेकिन इसके पहले की जो लाइन है वो है सम धातु सम दोषः सम अग्नि मलः क्रिया। इसके बाद है प्रसन्न आत्मा प्रसन्न इंद्रिय प्रसन्न मनः स्वस्थ इति। अर्थात अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखते हैं तो सम धातु, आयुर्वेद में कई प्रकार की धातुओं को बताया गया, बट मोटे मोटे तौर पे हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो फ्रेम है, इसमें कोई परेशानी ना हो, आपको नेक पेन ना हो, हेडेक ना हो, लो बैक एक ना हो, घुटने में दर्द ना हो, आप जब तक जिए एक स्वस्थ कूदते फानते हुए जिए, ठीक है। उसके बाद समदोष है, जो पित्त वात और कफ ये दोष माने जाते हैं, और सम अग्नि, जठराग्नि की बात करते हैं हम, जब जो है आपकी एसिडिटी है, आपका बॉडी का टेम्परेचर है, आपका ब्लड फ्लो जो ऊर्जा है प्रकार से, इसमें एक संतुलन होना चाहिए। और मलह क्रिया, आज मैं यहाँ बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तम स्वास्थ्य की एक परिभाषा तो ये भी है कि आपकी जो शौच है, आपकी जो नेचुरल कॉल है, ये नॉर्मल है क्या। आप सुबह उठते ही आप तुरंत आप वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, या आपको कहीं चाय पीनी पड़ती है, कहीं कॉफ़ी पीनी पड़ती है, कहीं सिगरेट पीनी पड़ती है, या आपको मनाना पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, एसिडिटी रहती है, ये उत्तम स्वास्थ्य नहीं है। आपको कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आपका जो नेचुरल कॉल जो है, जो आपकी शौच क्रिया में अगर संतुलन नहीं है, नियमित नहीं है, तो आप हेल्दी नहीं हैं। तो आयुर्वेदा में तो ये बहुत अच्छा बोला है। मतलब आपको ये लगता है कि कोई कहता है कि चाय पीने के बाद हम जो है प्रेशर में जाते हैं या सिगरेट पीने पर जाते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें शरीर पर ऐसे असर डालती हैं? आपकी डिपेंडेंसी, आपकी जो इंटेस्टाइन है, या ये साइकोलॉजिकल कोई ऐसी चीज़ है कि जो साइकोलॉजी है कि अगर मैं सिगरेट पीऊँगा या मैं चाय पीऊँगा तभी मैं जाकर फ्रेश हो पाऊँगा? अगर मैं साइकोलॉजी की बात करता हूँ तो हमारी मेडिकल साइंस में तो उसको कहते हैं साइकोसोमेटिक। जी, 75% काम तो साइको का ही है, आपके विचारों का ही है, आपके विचारों का है। जो तो ये जो एडिक्शन हो जाता है, ये मनस्थिति तो है, हैबिट मनस्थिति तो है, ये वो मान के बैठा कि मुझे ये करना ही है। शारीरिक रूप से भी है, जो किक मिलती है, ठीक है, ये तो है। और WHO भी बोलता है हेल्थ के बारे में, ठीक है, इट इज़ ए कंप्लीट स्टेट ऑफ सोशल मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, ठीक है, फिजिकल सोशल मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो WHO चाहे मॉडर्न साइंस की बात करते हैं उत्तम स्वास्थ्य की, चाहे हम वैदिक हिसाब से बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो आनंद की एक अनुभूति है, उत्तम स्वास्थ्य का मतलब है कि आप एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 24 घंटे आपके भीतर जो है एक आंतरिक प्रसन्नता है क्या, एक मुस्कान का भाव हमेशा है क्या, आपके माथे पे फ्रॉनिंग तो नहीं है, अकारण प्रसन्नता का भाव है क्या। यू शुड बी हैप्पी विदाउट रीज़न। आपके आनंद का कोई कारण नहीं होना चाहिए कि मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे मज़ा आ जाएगा, ऐसा नहीं। आप अपने हर सांस के साथ में यू शुड फील हैप्पी। एक उत्तम स्वास्थ्य की निशानी है। एक सवाल और था, मेरा अंतिम सवाल है ये कि हम सांसों की बात करते हैं कि भाई सांस की हम बात करते हैं तो मॉडर्न जो मेडिसिन है उसमें हम सांसों को अलग तरीके से देखते हैं, और हम ट्रेडिशनल में अगर जाते हैं या हमारे जो वेद है उनके तरीके से जाते हैं, तो क्या सांसों का भी कोई प्रभाव होता है या सांस अलग अलग होती है? मतलब आप क्या सोचते हैं, सांस क्या है? जैसे मैं बैठा हूँ, हम सब लोग बैठे हुए हैं, दर्शक हमारे देख रहे हैं, हम बैठ के सिर्फ सांस ले रहे हैं या कोई चीज़ है ऐसी है? बहुत अच्छा प्रश्न है सुधीर जी, इसको मैं दोनों तरीके से जवाब देता हूँ इसका।
अध्यात्म को इंग्लिश में स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता जी है ना, स्पिरिचुअलिटी कह देते हैं। स्पिरिचुअलिटी जो शब्द है स्पिरिटस से बना है, जी स्पिरिटस से। जी ग्रीस में स्पिरिटस का मतलब होता है ब्रीदिंग। जी जी तो ग्रीस वाला की जो संस्कृति है उन्होंने इस चीज़ को भी समझ लिया था। और अगर मैं मेडिकल साइंस से बात करता हूँ मैं आपको पता है कि बच्चा जब माँ के गर्भ से बाह्य जगत में आता है तो पहली जो क्रिया है शरीर में वो क्या होती है? बच्चा रोता है। जी अगर बच्चा रोता नहीं है तो नर्स जो है उस उल्टा करके धीरे धीरे चपटी लगाती है, क्योंकि द मोमेंट बच्चा क्राई करता है बच्चा, तभी उसके जो फेफड़े जो बंद होते हैं वो पहली बार खुलते हैं। जी पहली बार वो सांस लेता है, क्योंकि माँ के पेट में जो है उसे शरीर की जो ऊर्जा और ऑक्सीजन जो है वो तो माँ के ब्लड से आती जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड से, जी ठीक है। बट द मोमेंट बेबी बर्थ कैनाल से बाहर आता है, उसका पहला जो कार्य है, उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो है सांस लेना। वो सांस लेता है, उसके फेफड़े फूलते हैं और वो फेफड़े जो है चेस्ट वॉल के साथ चिपक जाते हैं सरफेक्टेंट द्वारा। अर्थात सांसें जो हैं वो एक ऐसी क्रिया है जिससे केवल और केवल वो ऑक्सीजन ही नहीं लेता, वो इस लाइफ फोर्स को प्राण मतलब एक वो ऊर्जा है जो हमें क्रियाशीलता प्रदान करती है। ठीक उसी तरह से जैसे ये ऊपर जो पंखा लगा है, ये पंखा तो निर्जीव है ना, लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बटन, तो विद्युत ऊर्जा का जो प्रवाह है वो उसकी मशीन में होता है और उसे क्रियाशीलता प्रदान करती है। तो इस धरती पे हर वस्तु को क्रियाशील होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है। एक जीवित व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति में क्या अंतर है? एक जीवित व्यक्ति सांस लेता है और मृत व्यक्ति की सांस बंद हो जाती है ना। सांस लेने का अर्थ केवल इतना नहीं होता कि वो ऑक्सीजन उसके शरीर में जा रही है। अगर केवल ऑक्सीजन का ही मतलब है तो उसे वेंटिलेटर में रख दो। एक जीवित व्यक्ति जैसी मृत्यु हुई उसे वेंटिलेटर में रख दो, 100% ऑक्सीजन दे दो, क्या जीवित हो जाएगा? तो यहाँ पे ये बहुत ही आपको कन्विक्शन के साथ में ये सोचना होगा कि आपकी जो सांसें हैं, सांसें केवल आपको ऑक्सीजन ही प्रदान नहीं करती, आपको हमेशा एक इलेक्ट्रिसिटी, एक ऊर्जा प्रदान करती है जिसे हम प्राण कहते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि प्राण पखेरु उड़ गए। वो प्राण जो है वो आपको क्रियाशीलता प्रदान करते हैं। ये जो क्रियाशीलता है यही आपके जो मन, आत्मा और जो दूसरा तत्व है हमारा ब्रह्म तत्व कहते हैं इसे, ऊर्जा और चेतना, ये प्राण ही जो है चेतना में जो डिफरेंट एंगल प्रदान करते हैं, स्पेक्ट्रम है, इसे हम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के नाम से जानते हैं। ये पूरा एक ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स बनता है। तो सांसों का मतलब जो है केवल और केवल ये नहीं है। सांसें इस शरीर में दो क्रियाएं होती हैं, एक वॉलंटरी क्रिया होती है, एक इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का अर्थ होता है जैसे हार्ट बीट है, हार्ट बीट जो है वो इनवॉलंटरी, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं अपने हार्ट बीट को ऊपर नीचे कर लूँ। मेरी बॉडी का टेम्परेचर है ना, हालांकि योगिक क्रियाओं से ये भी संभव है, बट मोटे तौर पे मेरे शरीर में जो पाचन क्रिया हो रही है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर, मेरा बीपी, मेरी हार्ट रेट, ये मेरे हाथ में नहीं है। ऐसे ही क्या सांसें मेरे हाथ में हैं? आप सुबह से सांस ले रहे हैं, क्या आपने जानबूझ के सांस ली सुधीर जी? आप तो सांस ले रहे हैं, कोई इफर्ट तो लग नहीं रहा है ना। लेकिन प्रकृति ने, सृष्टि ने सांसें इस प्रकार की दी हैं, हम जब एक कॉन्शियसली जब सांस लेने लगते हैं, कॉन्शियसली, हाँ अब मैं सांस ले रहा हूँ, मैं पूरा ध्यान जब केंद्रित करता हूँ मेरी सांस की तरफ, तो इसे ही प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम का अर्थ अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये उसके प्रकार हो गए। लेकिन माइंडफुल ब्रीदिंग, कॉन्शियस ब्रीदिंग, ये एक इतना बड़ा एक यंत्र है, इतनी बड़ी क्रिया है। यहाँ पे जो जितने भी जो यूथ हमारे साथ बैठे होंगे, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में आपको जो चाहिए केवल इन सांसों के माध्यम से पा सकते हो आप। ये जवाबदारी के साथ में आपके चैनल में बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, कि जब हम बोलते हैं वेद इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, जहाँ आप अटेंशन अपनी फोकस करेंगे, वेर एवर यू फोकस योर अटेंशन, उस ऊर्जा का प्रवाह उस तरफ हो जाता है। और शाहरुख खान भी किसी पिक्चर में बोलता है ना कि जब आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। और रोंडा बारिन जो है सीक्रेट में बोलती हैं कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आप चाहो तो सही, आप मन से चाहो तो सही,
ठीक है, आप जिस चीज़ को शिद्दत से चाहते हो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये चीज़ ना हो। क्यों? क्योंकि जो पूरा वायुमंडल है, ब्रह्मांड जो है, वो वैसी परिस्थितियाँ निर्मित करता है। ये आज क्वांटम फिजिक्स जो है ये बात कहती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम सब ने बचपन में जो है वो एक कन्वेक्स लेंस से पेपर जलाया होगा जी, है ना। एक लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, बिल्लोरी कांच कहते हैं बिलोरी कांच जो है। ठीक है, नीचे न्यूज़पेपर रखें आप और उसको एक खास डिस्टेंस पे रखने से सूर्य की किरणें जो है केंद्रित होती हैं और पेपर जो है वो काला होकर धुआं निकलने लगता है। क्या आपको पता है कि बाहर का जो टेम्परेचर है तो 30-35 डिग्री का है और पेपर को जलाने के लिए वहाँ पे कितना टेम्परेचर चाहिए? 218 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, वो जो न्यूज़पेपर है वो उसको जलाने के लिए 218 डिग्री। केंद्रीकरण का ताकत इससे अच्छी कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि जब हम अपने विचारों को केंद्रित करते हैं, जब हम सूर्य की किरणों को केंद्रित करते हैं तो 30 डिग्री को 218 डिग्री एक निर्जीव लेंस बदल देता है। तो आपका जो मन है वो एक लेंस की भांति है। अगर आप अपने विचारों को, मन को संयमित करके अपने विचारों के घोड़ों को एक जगह केंद्रित करते हैं तो ये शर्त के साथ कह सकता हूँ कि जो चाहोगे वो मिलता है, जो चाहोगे मिलता है। वे देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। आपकी चाहत में ईमानदारी होनी चाहिए, प्रदूषित ना हो। यह डॉक्टर राजेश शर्मा, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई है कि व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षी होना चाहिए, सपने पूरे करने की तरफ आपको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ अच्छी ज़िंदगी जो होती है उसको भी समझना चाहिए। दूसरी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने बताई है कि रिवर्सल ऑफ मॉडर्न डिसीजेस, यानी कि अगर आपको शुगर है या बीपी है तो आप सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके ऐसी कई बीमारियां हैं कि आप वापस स्वस्थ हो सकते हैं और आप दवाइयों को जो है वो इस्तेमाल कम या पूरी तरह बंद भी किया जा सकता है। ऐसा डॉक्टर राजेश शर्मा कह रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ आप पे डिपेंड और लाइफस्टाइल से जुड़ी जो बीमारियां हैं वो है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।